जो आर्टिकल है हमारा दैट इज शांति बिल 2025 गवर्नमेंट का बिल है और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि इसको पास करा दिया जाएगा। इसको और हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी बिल। इसका दूसरा नाम है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। कल कौन सा बिल हमने किया था? जी रामजी बिल, ठीक है, विकसित भारत जी रामजी बिल, ठीक है, जो मनरेगा को रिप्लेस कर रहा था। आज दूसरा जो बिल है शांति बिल 2025। अब ये बिल किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लियर पावर सेक्टर से एसोसिएटेड बिल है, ठीक है। इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाह रही है इस बिल के माध्यम से? जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसको रिफॉर्म करना चाह रही है, उसको रिफॉर्म करना चाह रही है। आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से हमको ये देखने को मिला कि जो एटॉमिक सेक्टर है उसमें सरकार ने अपनी मोनोपोली बना के रखी थी, ठीक है, सरकार ने अपनी मोनोपोली बना के रखी थी। और जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते थे। उनका रन कौन करता था? गवर्नमेंट रन करती थी वाया एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एनपीसीएल के माध्यम से तमाम जो न्यूक्लियर पावर हैं वो रन किए जाते थे और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे बैरियर लगा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पे बैरियर रखा। तो न्यूक्लियर पावर का गवर्नेंस सिस्टम है जो इंडिया में, दैट वाज लार्जली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, एक चीज। दूसरा, फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं थे। जैसे अलग अलग सेक्टर्स में हमको फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें आपको हुंडई दिखती है, स्कोडा दिखती है, हुंडई दिखती है। लेकिन एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का वर्चस्व था, ठीक है। गवर्नमेंट अलोन यूज्ड टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कट टू 2025, आज के समय की हम बात करें तो जो समीकरण है, जो चीजें हैं वो काफी चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको एटॉमिक एनर्जी हाई वॉल्यूम में चाहिए, हाई वॉल्यूम में चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत रैपिडली अर्बनाइज कर रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कर रही है। गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की वो उतनी नहीं है जितनी अब हमारी रिक्वायरमेंट आने वाली है, ठीक है। 2047 तक हमको कम से कम 100 गीगावाट के आसपास की न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। अभी की हम बात करें तो हम 2025 में जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है वो खाली 8.8 गीगावाट का है। यानी अगले 11-12 साल में, अगले 11-12 साल में हमको कितना करना है? 90 गीगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस करना है अभी के तुलना में। तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी एक्सपर्टीज, इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि वो 100 गीगावाट 2047 तक पहुंच पाए, ठीक है। प्लस क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मशीन लर्निंग, डेटा सेंटर्स का जमाना आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली हैं, ठीक है। हमारा जो अर्बन सेक्टर है वो भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। विकसित भारत 2047 की ओर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो पलायन है रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की ओर वो भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है और ये डेमोग्राफी और तेजी से अब चेंज करने वाली है आने वाले समय में। तो हमको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा पावर, बिजली और ज्यादा चाहिए। और किस टाइप की बिजली चाहिए? साफ बिजली चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, कोयले से ना चले। अभी हम बहुत ज्यादा हैविली रिलायंट हैं किस पे? कोल बेस्ड पावर प्लांट पे, कोल बेस्ड पावर प्लांट पे। हमको धीरे धीरे जो रेन्यूएबल एनर्जी का मिक्स है, सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी, इसको बढ़ाते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है। तो जब आप एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखेंगे, सरकारी कंट्रोल बहुत ज्यादा रहेगा, तो वो आउट परफॉर्म कर पाएगी बाकी सेक्टर्स को? नहीं कर पाएगी। पुराने जो दो एक्ट थे, एक है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये दो एक्ट जो हैं वो ओवरवेलमिंगली रेगुलेट कर रहे थे न्यूक्लियर पावर गवर्नेंस रेजिम को इंडिया में, ठीक है। और इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंसी थी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि ये प्राइवेट सेक्टर को बाहर रखते थे, फॉरेन प्लेयर्स को बाहर रखते थे। तो अब ये रियलाइज हुआ कि इन दो एक्ट से काम नहीं चलना है, इन दो पुराने एक्ट से काम नहीं चलना है। हमको पूरा जो एटॉमिक एनर्जी गवर्नेंस पैराडाइम है
जो रेजीम है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? आपको एक इनेबलिंग लॉ बनाना पड़ेगा, एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को, फॉरेन प्लेयर्स को इनवाइट करे, रेड टेपिज्म ना लाए, रेड कारपेट लेके आए। रेड टेपिज्म ना लाए, रेड कारपेट, मतलब हमको वेलकम करना है प्राइवेट सेक्टर को। हाँ, तो अब हम क्या लेके आ गए हैं? इसीलिए हम शांति बिल लेके आ गए। पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये शांति एक्ट हो जाएगा। दिस वुड बी शांति एक्ट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट शांति बिल 2025 which we are soon going to see tabled in the parliament. फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी for transforming India बिल 2025 ये फुल फॉर्म है। ठीक है, करेगा क्या ये? इसका विजन जो है विजन इज टू ट्रांसफॉर्म द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, करना क्या चाह रहा है ये बिल? ये इंडिया का जो न्यूक्लियर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, उसको और ज्यादा ओपन बनाना चाह रहा है, और ज्यादा खुला हुआ, आधुनिक बनाना चाह रहा है, मॉडर्न, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इट्स ओपनिंग अप न्यूक्लियर सेक्टर, इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर टू एक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, दूसरा किसके लिए? फॉरेन पार्टिसिपेंट्स, विदेशी कंपनियां, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स। अगली चीज क्या कर रहा है? दो पुराने कानून हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित थे। कौन से? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इट इज सप्लांटिंग या रिप्लेसिंग टू अर्लियर एक्ट्स। पहला कौन सा? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है, अब ये नहीं रहेगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 क्या कर रहा था? मोटा मोटा जो इसका ऑब्जेक्टिव था, ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बढ़ा रहा था। कहां पे? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस ओन किए जाएंगे, वो किसके द्वारा ओन किए जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कौन चलाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको? NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो रन करती है। जैसे सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल है, HAL है। वैसे ही NPCIL भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको रन करती थी। तो एक कानून ये था। अब ये कानून जब बन गया तो इसने प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो रोक दिया। दूसरा जो कानून है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010,
इसको भी ये रिप्लेस कर देगा। CLND एक्ट क्या है? ये एक दूसरा कानून है जो कुछ एस्पेक्ट्स गवर्न करता है न्यूक्लियर पावर पैराडाइम के इंडिया में। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्या मतलब है इसका? मतलब इस कानून का क्या औचित्य है? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? पढ़ाया है ये मैंने पिछले क्लास में। जो भी डैमेजेस होंगे, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जा रहा है किसी प्लांट पे, तो जो डैमेजेस होंगे तो लायबिलिटी किसके ऊपर लाए करेगी? तो उसमें ऑपरेटर होता है, सप्लायर होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी रन करती है। ठीक है, ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी आ रही थी, ऑपरेटर जो है वो शिफ्ट कर सकता था लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर। ऑपरेटर और सप्लायर में क्या अंतर होता है? आपने प्लांट लगाया तो ऑपरेटर वो हो गया जो डे टू डे फंक्शनिंग मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डे ऑन डे बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है। सप्लायर कौन हो गए? जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उन कंपोनेंट्स को जो सप्लाई कर रहा है उनको हम सप्लायर कहते थे। तो लायबिलिटी जो थी CLND एक्ट के तहत वो ऑपरेटर के ऊपर रहती थी, लेकिन ऑपरेटर क्या करता था? ऑपरेटर के पास एक प्रोविजन था कि इसी एक्ट में कि ऑपरेटर अपनी लायबिलिटी का कुछ हिस्सा वो शिफ्ट कर सकता था सप्लायर के ऊपर। तो यहां पे इंडिया में फॉरेन प्लेयर्स आने से घबराते थे। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, अब थर्मल प्लांट में मान लीजिए कोई ब्लास्ट हो गया, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मरेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई डिजास्टर हो जा रहा है, कोई ब्लास्ट हो जा रहा है, तो उसमें रेडिएशंस भी हैं, उसका जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। फुकुशिमा जापान में, ठीक है, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, या आपका चेरनोबिल आपने देखा होगा, एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे आई थी। ठीक है, नहीं नहीं वो इसमें नहीं होगा, ये बस न्यूक्लियर डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं। तो फुकुशिमा और चेरनोबिल जो है वो आपका न्यूक्लियर डिजास्टर्स। ठीक है, जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर, सस्ती बिजली मिल रही है, साफ बिजली मिल रही है, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जा रहा है तो उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कानून क्या कर रहा था? ये भारत का कानून जो लायबिलिटी है वो ऑपरेटर पे और सप्लायर्स पे बहुत ज्यादा डाल दे रहा था। तो इसकी वजह से इंडिया में लोग अपनी दुकान लगाने से डर रहे थे। ठीक है, तो अब जो शांति बिल आया है, जो शांति एक्ट हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, ये क्या कर रहा है? ये पुराने दो बिल्स को भी रिपील कर दे रहा है। अब इन दोनों को हटा के एक हमारे पास एक्ट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं शांति एक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? शांति एक्ट। जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि आजकल के हिसाब से, आजकल की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है इंडिया की, क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है UNFCCC को वो सौंप रखा है, जिसके तहत हमको अपना रेन्यूएबल एनर्जी मिक्स बढ़ाना है। हमको 2070 तक अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज कर लेना है, मतलब नेट जीरो एमिशन पे मूव कर जाना है। तो इन सारी चीजों के लिहाज से, न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसीलिए हम पुराने कानूनों को रिपील करके एक ऑल टुगेदर हम एक नया कानून लेके आए हैं, शांति एक्ट 2020, शांति बिल 2025, जो इवेंचुअली शांति एक्ट 2025 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इसी एक्ट को, सॉरी इसी बिल को हम एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी कहेंगे। हाँ, व्हाट दिस बिल इज ट्राइंग टू अचीव, क्या मंशा है? मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बताइए। हाँ, एक तो है अट्रैक्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, निजी क्षेत्र से लोगों को इनवाइट करना इस सेक्टर में, वो पैसा लेके आए, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, अच्छे मैनेजेरियल नो हाउ लेके आए। तो अट्रैक्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स एक चीज हो गई। हाँ,
एग्जैक्टली हमने अपना एनडीसी कमिट कर रखा है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, पेरिस अग्रीमेंट के तहत, यूएनएफसीसीसी सीओपी 2021 2016 में हुई थी। कहां पे? पेरिस में। पेरिस में एनडीसी का प्रोविजन आया था। एनडीसी के प्रोविजन के तहत हर कंट्री अपने कैपेसिटी के हिसाब से यूएनएफसीसीसी को कुछ कमिटमेंट सौंपी थी कि हम ये सारी चीजें करेंगे आने वाले समय में। तो इंडिया ने भी कुछ कमिटमेंट्स दी थी अंडर एनडीसी। क्या क्या थी उसमें? कि हम अपना जो रेन्यूएबल एनर्जी का मिक्स है वो बढ़ाएंगे, हम कोयले से कम बिजली पैदा करेंगे, हम सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी ज्यादा बढ़ाएंगे, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन की ओर मूव कर लेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज कर देंगे। डीकार्बनाइज का क्या मतलब हो गया? कार्बन एमिशन। ऐसा नहीं है कि कार्बन एमिशन, नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करेंगे, आप करेंगे लेकिन आप उसको ऑफसेट कर देंगे। जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उससे ज्यादा आप ऑफसेट कर देंगे पेड़ लगा के, ठीक है, कार्बन सिंक्स लगा के, ठीक है। तो हमने कुछ एनडीसी सौंपी थी। एनडीसी में हमारा यह है कि रेन्यूएबल एनर्जी का जो मिक्स है, रेन्यूएबल एनर्जी का जो मिक्स है वो हमको टोटल मिक्स में, टोटल एनर्जी मिक्स में बढ़ाना है। हमको पेट्रोल, डीजल, कोयला ये कम जलाना है, सोलर, न्यूक्लियर, विंड एनर्जी को हमको, जियोथर्मल एनर्जी को हमको ज्यादा हार्नेस करना है। तो दूसरा है कि एनडीसी की कमिटमेंट है हमको क्लीन एनर्जी भी चाहिए, हमको क्लीन एनर्जी भी चाहिए, खासकर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा कितने का टारगेट है? 2047 तक, 2047 तक हम कम से कम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, हमको एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है इंडियंस की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है किस ओर? कि जो सिटीजन्स की एक्सपेंडिंग, जो एक्सपेंडिंग एनर्जी डिमांड है वो भी पूरी होती रहे, और ये डिमांड क्लीन होनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर मोर, गवर्नमेंट का अभी इस साल हमको कई न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, पुश रहा है एसएमआर की ओर। एसएमआर पे हमने 2-3 आर्टिकल्स कर लिए हैं। एसएमआर क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, याद आया? अभी क्या होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, गवर्नमेंट अब मूव करना चाह रही है छोटे छोटे कैप्टिवेटेड एसएमआर की ओर। जैसे मॉड्यूलर किचन होता है ना, मॉड्यूलर किचन क्या होता है? मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। 3 चीजें ना, एस एम आर। एस मतलब स्मॉल, मतलब ये बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं रहेंगे, ये छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स रहेंगे। दूसरा क्या है? एम। एम का मतलब मॉड्यूलर। जैसे मॉड्यूलर किचन होता है, मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, अलग अलग बॉक्सेस आप लेके आते हैं, उसको इंस्टॉल कर देते हैं अपने घर में, और जरूरत पड़ने पे आप उसको डिसेंबल भी कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं। तो एसएमआर, अब हम एसएमआर की ओर मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लोकलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स हो हम उसको पूरा कर पाए, कुछ लोकलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स हो हम उसको पूरा कर पाए, ठीक है। बड़े न्यूक्लियर प्लांट से बेहतर है 4-5 छोटे छोटे, मतलब इंडिया जैसी ज्योग्राफी के लिए। जैसे सिक्किम है, सिक्किम का कोई गांव है, वहां बिजली आप पहुंचा रहे हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से, आपने क्या किया, एक एसएमआर लगा दिया, तो 100, 150, 200 लोगों का गांव है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, स्कूल्स हैं, छोटा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो उन सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक एसएमआर लगा के पूरी की जा सकती है। तो स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स क्या होता है? ये एक प्रकार के छोटे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो आप ट्रकों में, उनके कंपोनेंट्स ट्रकों में डिसेंबल करके ले जाके एक जगह असेंबल कर लें, वहां काम खत्म हो जाए तो उसको दोबारा से डिसेंबल करके वापस से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज या ये इंसेंटिव आपको बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में नहीं मिलता है। तो इंडिया की इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी, मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम धीरे धीरे एसएमआर्स को और तेजी से एब्जॉर्ब करें, और तेजी से एब्जॉर्ब करें। एसएमआर्स हैं मोस्टली, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं, वही हमको मुहैया करा सकते हैं, ठीक है, वही हमको अवेल करा सकते हैं। तो एसएमआर्स को भी अगर हमको पुश देना है तो हमको पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 या सीएलएनडी एक्ट 2010 से काम नहीं चलना है, हमको ऑल टुगेदर नया एक लीगल फ्रेमवर्क ला के रखना पड़ेगा। we'll have to all together bring a new legal framework। तो एसएमआर से एक चीज हो गई, और बताइए। लेवरेजिंग, एक पॉइंट हो गया, लेवरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अभी हम 8.8 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं, हमको 100 करना है,
फर्दर मोर इसको और 100 से भी ऊपर बढ़ाना है। 2047 के बाद हमको इसको और ज्यादा बढ़ाना है, 100 से ऊपर बढ़ाना है। ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, हमारे पास फंड्स की भी कमी है। ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, हमारे पास फंड्स की भी कमी है, पैसों की भी कमी है। तो हम जब अपने सेक्टर्स को ओपन कर देंगे, हम जब अपने सेक्टर्स को ओपन कर देंगे, किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और फॉरेन प्लेयर्स के लिए। सो वी वुड बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई इन दिस सेक्टर। ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाए। और कितना बढ़ाया जाए? वो बढ़ाया जाए 49% तक। अभी क्या है? अभी ऑलमोस्ट 0% के आसपास है। 51% जो स्टेक रहेगा वो अभी भी सरकार का ही रहेगा। 51% जो स्टेक है वो अभी भी सरकार का रहेगा। पहले 0% पार्टिसिपेशन था, अब इसको बढ़ा के 49% कर दिया है। तो जैसे जी वेस्टिंग हाउस है, मित्सुबिशी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो एसएमआर्स बनाती हैं या मॉड्यूलर रिएक्टर बनाती हैं, वो इंडिया में आपका इन्वेस्ट करने लगेगी। तो 49% इन्वेस्टमेंट अलाउड फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है। ये 49% हो गया, तो आप अपने आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो फॉस्टर करने लगेंगे। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास उतने संसाधन नहीं, हमारे संसाधन है वो सीमित है। तो हमको यूएस की कंपनियां हैं, यूरोप की कंपनियां, जापान की कंपनियां हैं, उनको अट्रैक्ट करना है, उनसे कोलैबोरेट करना है। जब हम कोलैबोरेट करने लगेंगे तो होगा क्या? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी मैच्योर होने लगेगी। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी मैच्योर होने लगी। कैसे? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जब तक ऑटोमोबाइल सेक्टर क्लोज था, तब तक देखिए यहाँ की जो होमग्रोन कंपनियां थी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी। उनको पता है हम जो बेचेंगे, जो बेचना चाहेंगे हम बेच लेंगे। टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई। लेकिन जैसे ही बाहर की कंपनियां आई, शेवरोले आई, ओपल आई, हुंडई आई, होंडा आई, तो टाटा महिंद्रा को भी रियलाइज हुआ कि यार अब तो कंपटीशन आ गया है, अब हमको भी compete करना पड़ेगा। तो एक तो आपका डोमेस्टिक प्लेयर्स उनके ऊपर प्रेशर बना। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज ये हुई कि ज्वाइंट वेंचर्स में भी हम आने लगे। मारुति ने किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया? सुजुकी के साथ कर लिया। तो देखिए मारुति जो होम ग्रोन कंपनी थी, उसका जो टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है वो अपने आप बढ़ने लगा। और अभी आज के समय क्या है? मारुति के पास सबसे ज्यादा स्टेक है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। तो यही चीज कुछ एक्सपेक्टेड है आपका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी, कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन फोस्टर कर पाएंगे इस बिल के माध्यम से। दूसरा क्या? हम फंड्स अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो टेक्निकल नो हाउ है हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव ट्राइड टू अचीव थ्रू दिस बिल, शांति बिल 2025। ठीक है। अगली चीज है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड। अच्छी बातें तो हो गई। अब बताइए व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड या व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड। हम्म तो अभी एक मुद्दा है लायबिलिटी, वही जो आपने बताया। लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी? पुराने एक्ट में तो ये था, सीएलएनडी 2010 में ये था कि भाई लायबिलिटी है दैट वुड लाई विद द ऑपरेटर, जो कि शिफ्ट की जा सकती है सप्लायर के भी ऊपर। तो मान लीजिए किसी की डेथ हो जा रही है तो उसके परिवारजनों के पास एक रिकोर्स था कि वो ऑपरेटर से कोर्ट में ले जाके ऑपरेटर से पैसे ले सकते हैं, कुछ कंपनसेशन उनको मिल सकता है। ठीक है। अब लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? सो दैट रिमेन्स एन इशू, तो ascertaining liability is an issue। कैसे ascertain किया जाए? ठीक है। दूसरा क्या है? लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, एक पॉइंट हो गया कि इसका फुल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए इन प्लेस। दूसरी चीज क्या हो गई? क्योंकि अभी भी देखिए बिल स्टेज में है। ठीक है, अभी एक्ट बना नहीं है, तो इसमें क्या है? मान लीजिए कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो इस पे एक डिस्कोर्स चलाया जा सकता है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो लायबिलिटी एंड कंपनसेशन एक इशू जो है वो परसिस्ट कर रहा है शांति बिल के साथ। दूसरा क्या है? सेफ्टी। लायबिलिटी है तो सेफ्टी वाला भी इशू होगा।
कि अगर मान लिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कुछ कांड हो जा रहा है, फुकुशिमा या चेरनोबिल जैसा कांड हो जा रहा है, तो इसको ओवरसी कैसे किया जाएगा या ऐसे कांड को होने से रोकना कैसे? तो सेफ्टी रिमेन्स एन इश्यू। ठीक है, एक बॉडी है AERB which regulates the nuclear power sector, Atomic Energy Regulatory Board of India, AERB। ठीक है, इसको पावर मिल रही थी किससे? इसको पावर मिल रही थी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से। अब 1962 नहीं रहेगा, लेकिन प्रावधान क्या डाला गया है इस वाले बिल में? इस बिल में यह डाला गया है EERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी स्टेटस तो दे दिया जाएगा, लेकिन अब क्या है, अब नए प्लेयर्स आते दिखाई देंगे, फॉरेन प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऑल टुगेदर हमको आने वाले वर्षों में क्या देखने को मिलेगा? नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है बहुत तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा, बहुत तेजी से एक्सपेंड होता है। तो अब पुराने रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, अब हमको अपना जो रेगुलेटरी रेजीम है EERB के माध्यम से उसको भी और ज्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा, और ज्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा, और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेफ्टी रिमेन्स एन इश्यू, सेफ्टी एंड रेगुलेशन, सेफ्टी एंड रेगुलेशन। तीसरा क्या है? कमर्शियल वायबिलिटी फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, कमर्शियल वायबिलिटी फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव, और इसका जो जेस्टेशन टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है। ये नहीं कि आज आपने पैसा डाला 3 साल 5 साल में आपने निकाल लिया, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और इसमें 25 साल 30 साल 40 साल में पैसा है वो आपका कॉस्ट है वापस आता है प्राइवेट प्लेस। तो हमको इन कुछ इंसेंटिव मैकेनिज्म, कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी सरकार को निकालने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप इंसेंटिवाइज कर पाए। मान लीजिए मैं प्राइवेट प्लेयर हूं, मुझे दिख रहा है कि मुझे कम से कम 500 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे एक SMR इंस्टीट्यूशनलाइज करने में उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं जब कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं कि कब तक मैं रिकवर कर पाऊंगा ये, तो मुझे दिख रहा है यार इसमें तो 25 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा क्या? मैं इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि 25 साल बाद क्या होगा, सरकारें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, नई पॉलिसी आ जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे कुछ सर्टेनिटी चाहिए कि मैं रुक के इन्वेस्ट करूं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक क्लियर कट रोड मैप बताना पड़ेगा कि मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम कैसा रहेगा, मेरी क्या कमर्शियल वायबिलिटी रहेगी, मतलब जो ऑपरेटर हैं और जो सप्लायर हैं उनकी क्या कमर्शियल वायबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो कमर्शियल वायबिलिटी एक इशू है। जब तक कमर्शियल वायबल नहीं बनाएंगे आप इन प्रोजेक्ट्स को, तब तक प्राइवेट, भले आपने कानून बना दिया, शांति एक्ट ले आए, ठीक है, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी की पैसा कैसे निकलेगा, तब तक बाहर के जो प्लेयर्स हैं या डोमेस्टिक प्लेयर्स भी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस किसी भी प्रकार की वो इन्वेस्ट करने से डिजिस्ट करेंगी। NPCIL तो चलाएगा, क्योंकि सरकार का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, सरकार का काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे तो वो क्या देखेंगे, कितना रुपया कमा पा रहे हैं, ROI कितना है उनका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है। तो कमर्शियल वायबिलिटी एक मेजर इशू है। ठीक है, आपने ओपन कर दिया, लेकिन आपने एक रोड मैप नहीं बनाया कि रेवेन्यू फ्लो कैसे रहेगा प्राइवेट प्लेयर्स का, तब तक आप प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और बताइए। हाँ हाँ, ये वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, अभी हम चैलेंजेस पे चल रहे हैं। ठीक है, अगली चीज, एक चीज हो गई पब्लिक ट्रस्ट। क्या पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा? कोई प्राइवेट प्लेयर अगर न्यूक्लियर प्लांट डाल रहा है, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 केसेस हैं, फुकुशिमा। फुकुशिमा होने के बाद जापान ने क्या किया, कई अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको डीकमीशन करना शुरू कर दिया। उसका ये हुआ कि हम न्यूक्लियर प्लांट से बिजली हार्नेस नहीं करेंगे, और इसमें क्या हुआ, जापान की जो सिविल सोसाइटी थी वो भी सड़क पे आ गई, वो भी सड़क पे आ गई। ठीक है, तो इंडिया की पब्लिक में हमको पहले कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर वेरी न्यू टू द आइडिया।
अभी जो न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं वो सरकार चला रही है, सरकार पे हमारा फेथ है। लेकिन मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी है, उसको टेंडर मिल जा रहा है, वो यहाँ प्लांट लगा रही है, तो हो सकता है हम और आप जो हैं वो थोड़े से असहज हो जाए। तो पब्लिक ट्रस्ट भी एक मेजर इशू है। पब्लिक ट्रस्ट इज ऑल्सो अ मेजर इशू। ठीक है, फिर क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट। आप जब न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाना शुरू कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेस्ट है, आप वो भी जनरेट करेंगे, तो उसका डिस्पोजल कैसे हो, उसका डिस्पोजल कैसे हो। ठीक है, क्योंकि ये एक हार्मफुल कंटामिनेशन है, आपको बहुत बहुत सहजता के साथ इसको इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको ओपनली कहीं पर डिस्पोज कर दे रहे हैं, इंसिनरेशन यूनिट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट आप जमीन पे डालेंगे तो क्या होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करेगी, पानी में आप डाल नहीं सकते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उसमें, तो जो रिवर का फ्लो है नीचे, जो राइपेरियन स्टेट्स हैं वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, जो बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड है लैंड से या वाटर से रिलेटेड वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो वेस्ट डिस्पोजल एक समस्या है, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो भी एक मेजर समस्या है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इसके अलावा आप भी अपनी समझ से और चैलेंजेस लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए। तो दिस वाज शांति एक्ट, दिस वाज शांति एक्ट 20, शांति बिल 2025, सून इट वुड बी शांति एक्ट, सून इट वुड बी शांति एक्ट। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अब आगे भारत सरकार को, सिविल सोसाइटी को, या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं एसोसिएटेड, उनको क्या करना चाहिए। यही जो चैलेंजेस हैं उसको रिवर्स इंजीनियर कर दीजिए। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, नया एक्ट आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन प्लेयर्स ये बढ़ जाएंगे, तो अचानक से हम देखेंगे कि न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर पावर रेजिम है उसका एक एक्सपेंशन देखने, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो कहीं कोई रेगुलेटरी गैप ना आए, कहीं पर कोई रेगुलेटरी गैप ना आए। अभी मान लिया 5 यूनिट रेगुलेटर जो है 5 यूनिट को रेगुलेट कर रहा था, अब आने वाले समय में हो सकता है 100 यूनिट हो जाए, तो हमको जो अपनी रेगुलेटरी कैपेसिटी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब एईआरबी का जो काम है वो बढ़ने वाला है। एईआरबी क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो क्या करता है, न्यूक्लियर पावर गवर्नेंस सिस्टम को या पैराडाइम को इफेक्टिवली रेगुलेट करता है। तो वे फॉरवर्ड में हमको पता होना चाहिए कि वी नीड टू एक्सपेंड रेगुलेशन। ठीक है, वी नीड टू एक्सपेंड रेगुलेशन। दूसरा क्या है, पब्लिक ट्रस्ट संबंधित समस्या है। ठीक है, तो पब्लिक सेंसिटाइजेशन, पब्लिक सेंसिटाइजेशन, कि हमको सिविल सोसाइटी को एडुकेट करना पड़ेगा, हमको सिविल सोसाइटी को एडुकेट मतलब हमको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, जो नई प्रणाली आ रही है उसको सिविल सोसाइटी के साथ। ठीक है, इसमें स्कूल एजुकेशन में हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चला सकती है। ठीक है, जो सूचना विभाग है वो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, लोगों को अवगत कराना कि ये न्यूक्लियर पावर जो है वो आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, ठीक है, देश के लिए अच्छी है, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को रियलाइज करने में ये मददगार साबित होगी। ये सारी चीजें आपको पब्लिक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से पता चलेगी। तीसरी चीज क्या है, लायबिलिटी मैकेनिज्म, फेयर लायबिलिटी मैकेनिज्म। आपने सीएलएनडी एक्ट हटा दिया, ठीक है, आपने सीएलएनडी एक्ट 2010 हटा दिया, ठीक है, लेकिन आपको उसकी जगह पर एक दूसरा सुदृढ़ रोबस्ट लायबिलिटी मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि कोई घटना अगर घट रही है तो एटलीस्ट जो विक्टिम्स हैं उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाए, उनको कंपनसेशन मिलता रहे, एडिक्वेटली कंपनसेशन मिलता रहे। आखिरी चीज क्या है, आखिरी चीज है इजी पॉलिसी रेजिम, इजी पॉलिसी रेजिम या रेड कारपेट वेलकम, रेड कारपेट वेलकम फॉर फॉरेन प्लेयर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स, फॉर फॉरेन प्लेयर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी पॉलिसी रेजिम एंड रेड कारपेट। हमने बात की थी ना कि हमको कमर्शियल वायबिलिटी एक चैलेंज है। आपने
सेक्टर तो ओपन अप कर दिया, लेकिन ये इतना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और साथ ही साथ इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड मतलब आपने जो पैसा लगाया उसको रिकवर करने का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत लंबा है। इस टाइम पीरियड में कुछ भी हो सकता है, तो लॉस बेयर करके तो आपके यहाँ ऑपरेट करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी रेजिम मजबूत करनी पड़ेगी और उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि वो आए इंडिया में अपनी दुकान लगाएं। सो दिस अ वे फॉरवर्ड। दिस वाज शांति बिल 2025। अगला जो एक्ट है वो है इंडिगो मेल्टडाउन। अगला जो आर्टिकल है दैट इज इंडिगो मेल्टडाउन। क्या न्यूज थी? इंडिगो मेल्ट डाउन। क्या न्यूज थी ये? दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमको क्या देखने को मिला? इंडिगो जो एयरलाइंस है, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, जिसके पास 65% के आसपास का मार्केट शेयर है, एविएशन मार्केट का 65% शेयर किसके पास है? इंडिगो एयरलाइंस के पास है। ठीक है, इनके फ्लाइट रेजिम में हमको मैसिव कैंसलेशंस देखने को मिले थे। ठीक है, 1000 के ऊपर फ्लाइट्स हैं, वो कुछ दिनों के अंतराल में कैंसिल हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो हिट की। ठीक है, पीपल वर स्टैंडर्ड एट द एयरपोर्ट, लोग फंसे रह गए एयरपोर्ट पे। ठीक है, किसी को लास्ट फ्लाइट में जाना था, किसी को शादी में जाना था, बिजनेसेस ऑपरेशंस हैं वो ठप हुए हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे, न्यूज चैनल्स पे आपने विजुअल्स देखे होंगे। ठीक है, तो उसी से संबंधित न्यूज है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। हमको क्या देखने को मिला? मास कैंसलेशन। वी सॉ मास कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट्स। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में मास कैंसलेशंस देखने को मिले, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स वर कैंसल्ड। ठीक है, उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया? इंडिगो एयरलाइंस ने डीजीसीए को, डीजीसीए क्या है? रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन, उसको अश्योर किया है कि 10 फरवरी तक हम पूरे पूरे ऑपरेशंस हैं अपने स्टेबलाइज कर लेंगे। हम पूरे पूरे ऑपरेशंस जो हैं वो अपने स्टेबलाइज कर लेंगे एंड वी विल रीस्टोर नॉर्मलसी। हम दोबारा नॉर्मलसी की ओर मूव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक ठाक जो बिजनेस है वो हर्ट हुआ है, ठीक ठाक जो बिजनेसेस हैं वो हर्ट हुए हैं। क्या रीजंस हैं इसके? मतलब व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट्स द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इंडिगो मेल्टडाउन? हम्म, ठीक है। मेजर जो रीजन है, कई रीजंस हैं, कई रीजंस हैं इंडिगो का जो ये मेल्टडाउन आया है, इसके कई रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर रीजन है मास फ्लाइट कैंसलेशन का, वो क्या है? चेंजेस इन एफडीटीएल। एफडीटीएल क्या है? फ्लाइट ड्यूटी, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स, टाइम लिमिटेशन, एफडीटीएल नॉर्म्स। अब ये एफडीटीएल होता क्या है? व्हाट इज एफडीटीएल? एविएशन, एविएशन सेक्टर जो है उसका रेगुलेटर कौन है? डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या करती है? ये एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। एविएशन सेक्टर में अलग अलग एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस हैं। इंडिगो क्या है? एक प्राइवेट एयरलाइंस है। एयर इंडिया क्या है? अब एक प्राइवेट एयरलाइंस है। पहले क्या थी? सरकारी थी, लेकिन वापस टाटा को दे दी गई है। ठीक है, ऐसे करके विस्तारा है जैसे, वो भी एक एयरलाइंस है, वो भी प्राइवेट एयरलाइंस है। तो यहाँ तो ये प्राइवेट एयरलाइंस, लेकिन इनको एक सरकारी एजेंसी है वो रेगुलेट करती है, जिसको हम डीजीसीए कहते हैं। रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी सेक्टर को? व्हाई एनी सेक्टर नीड्स रेगुलेशन? क्या? हाँ, इसलिए बनती है कि कोई बड़ा प्लेयर मोनोपोलाइज ना करने लगे मार्केट को, एक चीज।
कंज्यूमर हमारे आपके जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि कोई एक डोमिनेंट प्लेयर हो गया और वो अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे रहा है। 4,000 वाली टिकट है वो 10,000 की 20,000 की बेचने लग रहा है। तो या सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेफ्टी कंसर्न्स को एश्योर करने के लिए रेगुलेटर्स होते हैं। तो डीजीसीए जो है वो क्या है, सिविल एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है। ये तमाम जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको रेगुलेट करता है। रेगुलेशन के पैराडाइम में एक चीज होती है एविएशन सेक्टर में जिसको हम कहते हैं एफडीटीएल नॉर्म्स, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स। ठीक है, ये क्या एस्पेक्ट्स गवर्न करती है एविएशन सेक्टर का? ये एविएशन सेक्टर का जो क्रू या पायलट मैनेजमेंट है उसको गवर्न करती है। तो नए जो एफडीटीएल नॉर्म्स आए वो पिछले साल जून में आ चुके थे, और उसमें कुछ नए चेंजेस हमको देखने को मिले। पहला चेंज था एफडीटीएल, पहला चेंज था कि जो पायलट्स के लिए वीकली रेस्ट था, उसको 36 घंटे से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 48 घंटे कर दिया गया, 48 आवर्स। एक चीज, ठीक है। दूसरा क्या था? नाइट लैंडिंग। दूसरी चीज थी नाइट लैंडिंग भी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। नाइट लैंडिंग हर पायलट के लिए, पहले नाइट लैंडिंग 6 हो सकती थी, एक रात में 6 लैंडिंग अलाउड थी एक पायलट को, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? पहली चीज है डीजीसी ने किया क्यों, एफडीटीएल नॉर्म्स में चेंजेस क्यों किए? एफडीटीएल नॉर्म्स में इसलिए चेंजेस किए कि जो पायलट्स की फटीग है, जो उनकी थकावट है वो कम हो, उनको ज्यादा रेस्ट मिले। ठीक है, अगर पायलट बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करेगा तो सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, वो बेहोश हो सकते हैं, फॉर लॉन्ग आवर्स दे आर फ्लाइंग। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं? अनकॉन्शियस हो सकते हैं, फटीग आ सकती है उनके। तो इसलिए ये एफडीटीएल नॉर्म्स में चेंजेस किए गए। 36 घंटे से बढ़ा के उनका जो आराम वाला पीरियड था वो 48 घंटे कर दिया गया, और एक रात में वो 6 लैंडिंग पहले अलाउड थे उसको घटा के कितना कर दिया गया? 2 लैंडिंग कर दी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि जो रोस्टर सिस्टम था वो फेल कर गया, वो कोलैप्स कर गया। अब जब आपने एक पायलट से कम काम करवाना शुरू किया नॉर्म्स के बाद, तो आपको पुराने नंबर ऑफ फ्लाइट्स ही रन करनी है, तो आपको नए पायलट चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? ठीक है, पहले एक पायलट है मान लीजिए 5 फ्लाइट्स ले सकता था, अब वो 3 फ्लाइट ले रहा है नए एफडीटीएल नॉर्म्स के तहत एक दिन में। तो अगर आपको पुराने ऑपरेशंस वैसे ही के वैसे चलाने हैं तो आपको नए पायलट चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? चाहिए होंगे। इंडिगो ने क्या किया? नए इंडक्शंस नहीं किए पायलट के, वो उसको टालता रहा। ठीक है, अब चूंकि सबसे बड़ा प्लेयर है, 65% मार्केट कैप है इसके पास, 65% मार्केट कैप्चर है इसके पास, तो ये क्या करता था इंडिगो कि नच करता रहता था कि इसको और डिले करिए। जो रिवाइज्ड एफडीटीएल नॉर्म्स थे वो पिछले साल जून में ही आ चुके थे, जून 2024 में ही आ चुके थे, मतलब पिछले साल से ही इसको लागू होना था। लेकिन कुछ एयरलाइंस लेड बाय इंडिगो, दे वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया डीजीसीए को कि आप इसको अगले साल से लागू करिए, मतलब सन 25 में लागू करिए और फेजेस में लागू करिए। तो हाई कोर्ट के डायरेक्टिव पे सरकार ने क्या किया? 2025 में नए एफडीटीएल नॉर्म्स जो है वो लागू किए, और एक चरण में नहीं किए, 2 चरण में किए। पहले मतलब कंपोजिटली होने थे 2024 जून में, लेकिन अब क्या हुआ? अब हमको ये देखने को मिला दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे इसको अगले साल स्थगित कर दिया गया। 2025 में इसको 2 फेज में लागू किया गया। पहला जो फेज था जून 2025 में आया, जून जुलाई 2025 में, और दूसरा जो फेज था अभी नवंबर में आया। ठीक है, मतलब लगभग 1.5 साल बाद ये नॉर्म्स हैं पूरी तरीके से लागू किए गए। मतलब इंडिगो के पास 1.5 साल का टाइम था कि वो क्या करे। उसको जब पता चला नए नॉर्म्स आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए था? नया फ्लाइट क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड्स, पायलट्स, ये लोग हायर कर लेने चाहिए थे।
लेकिन उसको मतलब वो पड़ा रहा किसमें, चलता है वाले एटीट्यूड में, चलता है वाले एटीट्यूड में। तो जून वाला जो फेज था वो तो निकाल लिया उसने सब, वर्क प्रेशर बढ़ गया लोगों के ऊपर। लेकिन नवंबर में जब दूसरा चरण आया है रिवाइज्ड एफडीटीएल नॉर्म्स का, तो इसके ऑपरेशंस का एक सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो कोलैप्स कर गया। इंडिगो के ऑपरेशंस का एक सब्सटेंशियल पार्ट है वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, ऑफ ऑल द, अब देखिए एफडीटीएल नॉर्म्स है वो सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं थे, सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं थे, वो सारे प्राइवेट एयरलाइंस के लिए थे, सारे एयरलाइंस के लिए थे, लेकिन इंडिगो पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। सो व्हाई इंडिगो was disproportionately impacted। ज्यादा असर क्यों पड़ा है इंडिगो पे, क्या रीजन हो सकता है? और एयरलाइंस के तुलना में जो छोटी एयरलाइंस भी हैं उससे सबसे बड़ी एयरलाइंस अगर भारत के पास कोई है तो इंडिगो है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, और एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो पे जो भार पड़ा है रिवाइज्ड एफडीटीएल नॉर्म्स का वो ज्यादा क्यों पड़ा है, क्या रीजन हो सकता है? 65% है तो उसको उसके पास और कैपेसिटी होनी चाहिए थी ना एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि मार्केट लीडर है, डोमिनेंट प्लेयर है, उसके पास तो और कैपेसिटी होनी चाहिए। चलता है एटीट्यूड, एक तो ये हो गया, चलता है एटीट्यूड, और बताओ। हाँ ठीक है, एक किराया भी रिटर्न किया बिल्कुल बिल्कुल है, किराया भी एसोसिएटेड है। हाई एयरक्राफ्ट, वही प्रॉफिट इसी से निकल रहा है, हाई एयरक्राफ्ट एंड क्रू, सबसे ज्यादा प्रेशर जो है एयरक्राफ्ट पे और स्टाफ पे अगर किसी एयरलाइंस के है तो इंडिगो के एयरलाइंस पे है, वो बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करता है। हाई एयरक्राफ्ट एंड क्रू यूटिलाइजेशन, मतलब वो अपने स्टाफ को, अपने एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। विस्तारा का एक प्लेन है और इंडिगो का एक एयरबस A320 है। ठीक है, तो एक दिन में ये 4 फ्लाइट कर रहा है तो वो 2 फ्लाइट करता है, विस्तारा 2 ही फ्लाइट करती है। ठीक है, तो पेपर थिन मार्जिन है। बाकी एयरलाइंस हैं उनका एयरक्राफ्ट और क्रू यूटिलाइजेशन ऑलरेडी पहले से कम था, तो जब नए नॉर्म्स आए तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे चूंकि हाई यूटिलाइजेशन रेशियो था, इस वजह से इंडिगो जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्टेड रही। ठीक है, इसके पास 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, सबसे बड़ी एयरलाइंस है, 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, और प्रतिदिन ये 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, प्रतिदिन ये 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जिसमें 90 आपकी डोमेस्टिक होती हैं और 45 जो हैं वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाती हैं, इंटरनेशनल लोकेशंस पे फ्लाई करती हैं। आइडिया क्या है, बहुत मैसिव ऑपरेशंस है, इंडिगो हैज वेरी मैसिव ऑपरेशंस, और ये ऑपरेशंस किसके बैक पे आ रहे हैं, ये हाई एयरक्राफ्ट और प्री यूटिलाइजेशन पे आ रहे हैं। तो मान लीजिए 10% का भी रेट फॉल्टर हो रहा है, 10% का भी रेट फॉल्टर कर रहा है इंडिगो के ऑपरेशंस के, तो कितनी फ्लाइट होगी, 2300 का 10% कितना हो गया, 230 फ्लाइट एक ही दिन में कैंसिल, 20% हो गया तो 450 फ्लाइट्स एक ही दिन में कैंसिल। तो ये एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ा डिस्ट्रप्शन है, गिवन द साइज ऑफ द इंडियन एविएशन मार्केट, गिवन द साइज ऑफ द इंडियन एविएशन मार्केट। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा जो नाइट फ्लाइंग है वो भी इंडिगो करता है, सबसे ज्यादा जो नाइट फ्लाइंग है वो भी इंडिगो एयरलाइंस करती है। ठीक है, तो जब नए एफडीटीएल नॉर्म्स आए तो इन कारणों की वजह से जो इंपैक्ट पड़ा इंडिगो पे सबसे ज्यादा पड़ा। उनके पास नई स्पेस ही नहीं थी, क्योंकि उनका जो क्रू था, उनके जो एयरक्राफ्ट थे ऑलरेडी ओवर यूटिलाइज थे, नए भर्तियां उन्होंने की नहीं थी, नए पायलट्स, नए फ्लाइट स्टीवर्ड्स, एयर होस्टेसेस, ठीक है, जो क्रू होता है वो उसने हायर नहीं किए थे, नए एयरप्लेन्स नहीं लिए थे। तो इस वजह से इंडिगो पे जो इंपैक्ट पड़ा है वो बहुत ज्यादा पड़ा है। तो सबसे मेजर रीजन जो है
दिसंबर 3 को जो हमको मेल्टडाउन देखने को मिला, जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो एफडीटीएल नॉर्म्स है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ रीजंस थे जिसने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा एक्सेंचुएट किया और ज्यादा बढ़ाया। क्या रीजंस हैं? एक तो विंटर्स, नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में क्या है, फॉगी कंडीशन हो जाता है, ठीक है, तो लैंडिंग है वो डिले हो जाती है, फ्लाइट्स अपने आप, मतलब एफडीटीएल नॉर्म्स को भी माइनस कर दिया आप, तो वैसे भी हमको क्या देखने को मिलता है, जब नवंबर दिसंबर आपका सेट इन करता है तो फ्लाइट्स अपने आप डिले, फॉगी कंडीशन, एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसके ऊपर जोर ज्यादा पड़ता है। तो विंटर कंडीशन। दूसरा क्या है, एडवर्स वेदर कंडीशन, ये भी एक रीजन था, एडवर्स वेदर कंडीशन। नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में पराली जलना शुरू हो जाती है, ठीक है, दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, वहां दिल्ली मुंबई ये सबसे सबसे डेंस एविएशन मार्केट्स हैं इंडिया के। तो जो पराली है, स्मॉग है, एक्यूआई है, वो बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलता है, स्मॉग की वजह से भी नॉर्थ इंडिया की कुछ पॉकेट्स में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं, सिर्फ इंडिगो की नहीं, और भी जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो भी आपका डिसरप्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो दीज आर अदर रीजन। इसके अलावा इंडिगो ने बताया कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हमको देखने को मिले, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं सॉफ्टवेयर संबंधित, ठीक है, वो भी हमको इस समय देखने को मिले, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा लोड आ गया था फ्लाइट्स ऑपरेटर्स के ऊपर, नॉट जस्ट इंडिगो, अदर फ्लाइट ऑपरेटर्स ऑल्सो, बट इंडिगो पे जो इम्पैक्ट था वो डिस्प्रपोर्शनेट था, इंडिगो पे जो इम्पैक्ट था वो आपका डिस्प्रपोर्शनेट था। हालांकि इंडिगो ने क्या बोला है, इंडिगो ने ये बोला है कि हम फरवरी आने तक अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरीके, जो अक्टूबर वाली स्थिति थी हम वो रिस्टोर कर देंगे। लेकिन पायलट्स एसोसिएशन जो है, पायलट्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी कुछ बातें बोली हैं। क्या बोली हैं? उन्होंने ये बोला है कि मतलब एफडीटीएल नॉर्म्स जब पिछले साल ही आ गए थे, पिछले साल ही जून में आ चुके थे, ठीक है, तो इंडिगो को पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, नए पायलट्स की हायरिंग कर लेनी चाहिए थी, नए क्रू की हायरिंग कर लेनी चाहिए थी। तो नो प्रॉपर हैंडलिंग, नो प्रॉपर हैंडलिंग, इंडिगो ने पूरे प्रकरण को ठीक से हैंडल नहीं किया, उसके पास एडिक्वेट टाइम था, ठीक ठाक समय था, ठीक है, कि नए एफडीटीएल नॉर्म्स के हिसाब से वो अपनी स्ट्रक्चर को रिवैम्प करे, लेकिन उसने किया नहीं। दूसरी चीज, लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये सारी बातें कौन कह रहा है? जो पायलट्स एसोसिएशन है, लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब क्या है, एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन है इंडिगो, एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, प्लेन्स वो लीज पे भी ले सकता था, पायलट्स वो पार्ट टाइम भी हायर कर सकता था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। फिर पायलट के पे पे भी फ्रीज लगा रखा था, पायलट के पे भी फ्रीज लगा रखा था। इसका मतलब जो सैलरीज हैं पायलट्स की वो बढ़ी नहीं थी, पिछले कुछ समय से बढ़ी नहीं थी, तो पायलट्स के पास भी कोई नया इंसेंटिव नहीं था एडिशनल वर्क प्रेशर को झेलने का, एडिशनल वर्क प्रेशर को झेलने का। तो ये सारी चीजें कुछ बताई गई हैं पायलट्स एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमको ये इंडिगो का फियस्को दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुछ रीजन तो हो गए, विंटर वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और मेजर रीजन है वो एफडीटीएल। लेकिन अगर हम ऑल टुगेदर एविएशन सेक्टर की बात करें तो उसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है, उसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है। इस वजह से भी जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बहुत कम होते हैं। आप देखते होंगे कि कई मेजर एयरलाइंस हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, किंगफिशर, जेट, ठीक है, क्योंकि पेपर थिन मार्जिन है, पेपर थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। सरकार का जो हस्तक्षेप है, जो सरकार का जो कंट्रोल है एविएशन सेक्टर पे, वो बहुत ज्यादा है। उनके पास फ्रीडम नहीं है, एयरलाइंस के पास फ्रीडम नहीं है कि वो अपने स्वायत्तता से डिटरमाइन करें कि हमको कहां से कहां फ्लाई करना चाहिए। मान लिए पॉइंट ए से, लखनऊ से रांची, किसी एयरलाइंस को दिख रहा है कि पैसेंजर ट्रैफिक अच्छी है, हम यहां से 4 पैसा कमा सकते हैं, अभी हमारे पास 2 प्लेन चल रहे हैं, हम 4 प्लेन भी चला सकते हैं, लेकिन क्या है, अप्रूवल बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, मतलब रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, एक रीजन ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन,
एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। दूसरा क्या है, जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, जो एविएशन सेक्टर है उसके फ्यूल को हम कहते हैं एटीएफ। एटीएफ क्या होता है? एयर टर्बाइन फ्यूल। एटीएफ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है। मतलब कहा जाता है कि अमूमन जितने पैसे में आप टिकट खरीदते हैं उसका 45% हिस्सा है वो किधर चला जाता है? एटीएफ की ओर चला जाता है। क्योंकि टैक्सेस सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं एयर टर्बाइन फ्यूल पे कि एक ठीक ठाक जो ऑपरेशनल कॉस्ट का हिस्सा है वो एटीएफ में चला जाता है, तो इससे भी प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होती है। तीसरा क्या है, अलग अलग रूट्स पे चलने की स्वायत्तता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अप्रूवल लेना है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। तो ये मैक्रो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एविएशन सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया इंडिया में। बावजूद इसके इंडिगो जो है, इंडिगो ने एक ठीक ठाक अपनी स्पेस बनाई, ठीक ठाक स्पेस बनाई, लो कॉस्ट में ये लोगों को फ्लाई करता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लमेटिक क्या है? प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि अब इसके पास नियर मोनोपोली है, 65% मार्केट ये एक्सरसाइज कर रहा है, 65% मार्केट ये एक्सरसाइज कर रहा है। दिसंबर के फियास्को से हमको ये पता चला कि एक मेजर प्लेयर पे हम इतना ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं एक क्रिटिकल सेक्टर में। हमको क्या चाहिए? हमको छोटे छोटे, मतलब इंडिगो से छोटे छोटे कई प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि जो मान लीजिए एक एविएशन कंपनी है वही 65% ऑपरेशंस जो है वो मास्टर कर लिया, वो फॉल्टर कर जाए तो क्या होगा? इंडिया का जो एक क्रिटिकल स्पेस है एविएशन सेक्टर वो फॉल्टर कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे हमको रेक्टिफाई करना है, हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स। बताइए, हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स। अगर आप मान लिए सिविल एविएशन सेक्रेटरी बना दिए गए तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे, रेगुलेशंस को आप इजी करेंगे, जो एटीएफ पे अनाप शनाप टैक्सेस हैं आप उसको रैशनलाइज करेंगे। दूसरी चीज, ठीक है, जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि वो कमर्शियल वायबिलिटी देख के नए रूट्स पे ऑपरेट कर पाए, जिससे उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है या प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े, तो वो सस्टेनेबली टिके रहेंगे इस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में टिके रहेंगे। इंडिया में कहा जाता है कि किसी को करोड़पति बनाना है तो किसी अरबपति को लाके एविएशन इंडस्ट्री में डाल दो, वो अपने आप करोड़पति हो जाएगा। मतलब इट्स अ पन, मतलब इतना लॉस मेकिंग सेक्टर है कि एक अरबपति भी करोड़पति हो जाएगा यहाँ पे। और वो देखने को भी मिलता है, विजय माल्या डूब गए, किंगफिशर एयरलाइंस, नरेश गोयल जेट एयरवेज, ठीक है। तो इंडिगो अगर ऐसे आप देखें तो इट्स एन असेट, लेकिन लेकिन अभी जो चीज हुई है दैट्स नॉट गुड फॉर द एविएशन सेक्टर हेल्थ ऑफ इंडिया। तो डीजीसीए को अपने रेगुलेटरी रेजिम है उसको दोबारा से ओवरहॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको, इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमको लाना पड़ेगा, जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े और वो सस्टेनेबली इस मार्केट में टिक सके, ठीक है।
भारतीय विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ संचालन के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। समग्र विश्लेषण कीजिए। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की विफलता के क्या कारण थे? इंडियन एविएशन सेक्टर नीड्स अ शॉट इन द आर्म फॉर ऑपरेटिंग रोबस्टली, एनालाइज होलिस्टिकली। अब इसमें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स है और शॉट इन द आर्म मतलब क्या रिफॉर्म्स लेने चाहिए, आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड। तो ये पहली चीज हो गई कि प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन क्या है, और फिर आ जाएंगे आप दूसरे पार्ट में, व्हाट आर द रीजंस फॉर द रीसेंट इंडिगो एयरलाइंस फियस्को। तो यही दिसंबर 3 वाला जो कांड है, जो फर्स्ट वीक में रन किया, अभी भी परसिस्ट कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वेन डाउन कर रहा है। ठीक है, अब डीजीसीए वगैरह थोड़ी एक्टिव हो गई है, तो मतलब सून वी आर गोइंग टू सी इंडिगो रिस्टोरिंग टू नॉर्मलसी। लेकिन क्या रीजंस थे, तो एफडीटीएल नॉर्म्स एक चीज, वेदर कंडीशन, ठीक है, इसके अलावा विंटर्स, स्मॉग कंडीशन, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, 250 वर्ड में आपको ये पूरा पूरा निपटाना है। हो गया, काटूं? सी यू टुमारो।